हम बात करते हैं जानकी लाल भांड। तो जानकी लाल भांड को क्यों जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है प्रसिद्ध बहरूपिया कलाकार के रूप में। प्रसिद्ध बहरूपिया कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है। अब देखो इन्होंने अपना नाम किस प्रकार से फैलाया है राजस्थान में। जब भी कोई इनको आमंत्रित करता है तो ये बंदर के वेश में, बंदर की वेशभूषा पहनकर वहां पर आते हैं और ये अपनी कला से लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ये किसमें सिद्ध हस्त हैं? तो यह बंदर के स्वांग में सिद्ध हस्त है। कौन? आपके जानकी लाल भांड बंदर के स्वांग में सिद्ध हस्त है। सिद्ध हस्त है, इसी कारण इनको बोलते हैं मंकी मैन। कि राजस्थान का मंकी मैन किसको बोलते हैं? MON। कि राजस्थान का मंकी मैन किसको बोलते हैं? तो मंकी मैन ऑफ राजस्थान जानकी लाल भांड को बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो आगे हम बात करते हैं जानकी लाल भांड के बाद में हम बात करते हैं, आगे हम चलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, एक व्यक्ति है चूरू के निवासी है जिनका नाम है गौरव शर्मा। और गौरव शर्मा क्या है? एक पर्वतारोही है। क्या है? पर्वतारोही। हम बात करते हैं गौरव शर्मा की, कि गौरव शर्मा का संबंध कहाँ से है। सबसे पहले यही जानते हैं कि ये निवासी कहाँ के हैं? तो ये चूरू के निवासी है गौरव शर्मा। तो गौरव शर्मा क्या है? तो गौरव शर्मा एक पर्वतारोही है। क्या है गौरव शर्मा? तो गौरव शर्मा एक प्रसिद्ध पर्वतारोही है। कि गौरव शर्मा क्या है? तो गौरव शर्मा एक प्रसिद्ध पर्वतारोही है, यानी कि ये पर्वतों पर चढ़ते हैं। तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। कि राजस्थान के चूरू निवासी गौरव शर्मा ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। साथ में दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है किलिमंजारो को भी इन्होंने फतेह किया है। तो इन्होंने 2 चोटियों को फतेह किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट, कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। साथ में इनके द्वारा दक्षिणी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है आपके सामने किलिमंजारो को भी इन्होंने फतेह किया है। तो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिणी अफ्रीका की। दक्षिणी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है किलिमंजारो, उसको भी फतेह किसने किया है? तो गौरव शर्मा ने उसको फतेह किया है। इसके बाद में देखो गौरव शर्मा के बाद में हम बात करते हैं मुणोत नैणसी की। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जिन्होंने किसकी रचना की थी? तो 2 ख्यातों की रचना की थी। नैणसी ख्यात या मारवाड़ रे प्रगनारी विगत किसने लिखी थी? तो ये जो दोनों की दोनों ख्यात है वो मुणोत नैणसी ने लिखी थी। साथ ही साथ मैं बात करूं मुणोत नैणसी की, तो मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। तो देखो हम बात करते हैं मुणोत नैणसी की। मुणोत नैणसी देखो, सबसे पहले यदि मैं इनके जन्म की बात करूं तो किस परिवार में जन्मे थे? तो जो मुणोत नैणसी है वो एक ओसवाल जाति में जन्मे हैं। ओसवाल क्या होते हैं? बणिये होते हैं। कि ओसवाल परिवार में इनका जन्म 1610 ईस्वी में हुआ था। कि 1610 ईस्वी में इनका जन्म ओसवाल परिवार में हुआ था। अब देखो मुणोत नैणसी का एक उपनाम मिलता है कि इनको बोलते हैं राजस्थान का अबुल फजल। किसको कहते हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का अबुल फजल आपके मुणोत नैणसी को कहते हैं। कि राजस्थान का अबुल फजल, कि राजस्थान का अबुल फजल किसको कहते हैं? तो राजस्थान में मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। इसके बाद में देखो मुणोत नैणसी के द्वारा कुछ ख्यातों की रचना की है। किसकी? मुणोत नैणसी के द्वारा
ख्यातों की रचना की गई है, जिनमें सबसे पहली ख्यात आती है नैणसीरी ख्यात। कौन सी है? नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात किसने लिखी है? तो नैणसीरी ख्यात भी आपके मूणोत नैणसी ने लिखी है। साथ ही साथ मैं बात करूं कि मारवाड़ रे प्रगनारी विगत किसने लिखी थी? तो मारवाड़ रे प्रगनारी विगत, कि मारवाड़ रे प्रगनारी विगत किसने लिखी है? तो मारवाड़ रे प्रगनारी विगत भी आपके मूणोत नैणसी ने लिखी है। यदि मैं बात करूं कि मूणोत नैणसी का एक पुत्र था जिसका नाम था मुरारी दान। क्या नाम था? मुरारी दान। मूणोत नैणसी का एक पुत्र था जिसका नाम था मुरारी दान। अब देखो जो मारवाड़ रे प्रगनारी विगत है इसमें है क्या, यह बात भी तो महत्वपूर्ण है कि इसमें है क्या। तो ये महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे। मारवाड़ के शासक कौन था? मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबार में यह रहते थे। मारवाड़ शासक जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे। तो इस मारवाड़ रे प्रगनारी विगत में क्या है? मारवाड़ का इतिहास मिलता है। इसमें मारवाड़ के सभी शासकों का इतिहास मिलता है। अब देखो जो मारवाड़ रे प्रगनारी विगत है इसकी रचना तो आपके मूणोत नैणसी ने की थी, लेकिन इसकी रचना पूरी नहीं हो पाई थी। किसी कारणवश मारवाड़ रे जो प्रगनारी विगत ख्यात है उसकी रचना पूरी नहीं हो पाई थी। उसकी रचना पूरी किसने की थी? मुरारी दान ने की थी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो आगे हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं एक और व्यक्तित्व है जिनका नाम है, जिनको बोलते हैं ब्लू पोट्री का जादूगर। क्या बोलते हैं? ब्लू पोट्री का जादूगर बोलते हैं। उनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत। क्या नाम है? उनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। कि ब्लू पोट्री का जादूगर किसको बोला जाता है? तो ब्लू पोट्री का जादूगर, राजस्थान में ब्लू पोट्री का जादूगर आपके सामने कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। यदि मैं बात करूं कि इनका संबंध कहां से है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनका संबंध कहां से है। तो इनका संबंध है महू सिक्कर से। इनका जन्म या इनका संबंध बोल सकते हो तो इनका जन्म है महू सिक्कर से इनका संबंध था। किसका? कृपाल सिंह शेखावत का जन्म आपके महू सिक्कर में होता है। कब होता है? 1922 ईस्वी को। ये 1922 ईस्वी को कृपाल सिंह शेखावत का जन्म महू सिक्कर में हुआ था। इसके बाद में यदि मैं बात करूं कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का जादूगर किसको बोलते हैं, तो राजस्थान में ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं। कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का जादूगर किसको बोलते हैं? तो कृपाल सिंह शेखावत को राजस्थान में ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने ब्लू पोट्री पर बहुत ही विशेष रूप से कार्य किया और राजस्थान की ब्लू पोट्री को विश्व लेवल पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसने प्रसिद्ध किया था? तो राजस्थान की जो ब्लू पोट्री कला थी, ब्लू पोट्री का मतलब है क्या कि बर्तनों पर, आपने जब जयपुर कभी जाते हो तो वहां पर आपने देखा होगा ब्लू नीले कलर के कुछ बर्तन पाए जाते हैं। ठीक है, वही क्या थी? ब्लू पोट्री थी। यानी कि बर्तनों पर नीले कलर, हम कभी बात करेंगे डिटेल के साथ में ब्लू पोट्री के बारे में भी। तो ब्लू पोट्री कहाँ से आई थी? लाहौर से आई थी। लाहौर में भी कहाँ से आई थी? पर्सिया ईरान से आई थी। कि पर्सिया ईरान से ब्लू पोट्री आपके लाहौर आती है और लाहौर से आपके कहाँ पर आई थी? आमेर में आई थी। ठीक है, और आमेर में आ गई यानी कि जयपुर में आ गई। और जयपुर में ब्लू पोट्री को प्रसिद्ध करने का कार्य किसने किया था अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक? तो वो किया था आपके सामने कृपाल सिंह शेखावत ने। इस कारण इनको एक सम्मान भी दिया गया है। किसको? कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए 1974 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि ब्लू पोट्री का जादूगर कौन था। तो ब्लू पोट्री का जादूगर आपके सामने कृपाल सिंह शेखावत था। इन्होंने राजस्थान की जो कला थी ब्लू पोट्री को भारत लेवल से भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रसिद्ध कर दिया था। इस कारण इनको 1974 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद देखो हम बात करते हैं माणिक्य लाल वर्मा की। माणिक्य लाल वर्मा की सबसे महत्वपूर्ण है मेवाड़ का। यदि आप इतिहास पढ़ते हो तो मेवाड़ के इतिहास में यदि इस व्यक्ति का, इस बंदे का नाम आपको नहीं आता है, याद नहीं है, देखो 1887 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और कहां पर हुआ था? तो माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 1887 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाना, कि मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था? तो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था आपके बिजोलिया। और बिजोलिया ठिकाने में आपके जन्म होता है माणिक्यलाल वर्मा का। और बिजोलिया कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। तो इनका जन्म हुआ था बिजोलिया में। बिजोलिया ठिकाना कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। थोड़ा सा यह ध्यान रखना है। और बिजोलिया क्या था? वास्तव में जो बिजोलिया था वो मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब माणिक्यलाल वर्मा का योगदान क्या है राजस्थान के इतिहास में? सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि इनके द्वारा 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा खांडलोई आश्रम की क्या की गई थी? स्थापना। कि माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 1934 ईस्वी में खांडलोई आश्रम की स्थापना की गई थी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जब हमने प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा था उस समय हमने बात की थी कि मामे शहर बीकानेर में जेस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर भोड़ू काकी की भब्बू को मार दिया। ये हमने ट्रिक जानी थी किसके? प्रजामंडलों के संस्थापकों की। तो उसमें एक नाम आया था हमारे सामने, मामे। क्या आया था? मामे। कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने 1938 ईस्वी में की थी। कब की थी? तो यही यहाँ पर एक बार फिर से जान लीजिए कि 1938 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की क्या की गई थी? कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1934 ईस्वी में खांडलोई आश्रम की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की जाती है। इसके बाद में मामे शहर बीकानेर में जेस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर भोड़ू काकी की बाबू को मार दिया। तो माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जब हमने किसान आंदोलन पढ़ा था उस समय हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था और उसके बाद में बेगूर बूंदी किसान आंदोलन पढ़ा था। जब हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था उस समय हमने बात की थी कि माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में आपके पंछेड़ा गीत लिखा था। कौन सा गीत लिखा था? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा बिजोलिया किसान कि माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में आपके पंछेड़ा गीत लिखा था। ध्यान रखना है कि पंछेड़ा गीत किसने लिखा था। इसके बाद में देखो हम बात करें कि बूंदी किसान आंदोलन में, हमने दोनों ही बात कर ली थी कि बूंदी किसान आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा नानक जी भील की मृत्यु होने के बाद में इनके द्वारा अर्जी गीत लिखा गया था। कौन सा? अर्जी गीत। कि अर्जी गीत किसने लिखा था? तो अर्जी गीत भी आपके माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद में देखो इसको हम पूरा लिख देते हैं, बूंदी किसान आंदोलन। देखो इसके बाद देखो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, महत्वपूर्ण बात है। पुस्तक का नाम है पुस्तक का नाम है वर्तमान शासक पुस्तक। कि माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा वर्तमान शासक पुस्तक लिखी गई थी। अब देखो महत्वपूर्ण बात आती है कि वर्तमान शासक पुस्तक तो माणिक्यलाल वर्मा ने लिख दी, लेकिन ये कहां पर लिखी गई थी? अब देखो इनका संबंध मेवाड़ रियासत से है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने मेवाड़ में इस पुस्तक की रचना की थी। नहीं, इस पुस्तक की रचना आपके अजमेर में की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा वर्तमान शासक पुस्तक की रचना आपके कहां पर की गई थी? अजमेर में रहकर इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी।
ठीक है, तो ये थे आपके सामने कुछ राजस्थान के व्यक्तित्व के बारे में। देखो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट कक्षा में। अब देखो दोस्तों, हमारा लगभग राजस्थान का इतिहास पूरा हो चुका है। अब हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति को हम शुरू करेंगे कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में हम राजस्थान की कला संस्कृति को शुरू करेंगे। जैसे राजस्थान के इतिहास में एक तो हमारा टॉपिक बच रहा है कि राजस्थान के इतिहास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका बच रही है, वो हमारी एक कक्षा में पूरी हो जाएगी वो भी। इसके बाद में हमारा बच रहा है कि राजनीतिक दृष्टि से हमारा बच रहे हैं कि हमारा एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है समाचार पत्र, कि राजस्थान में कौन कौन से समाचार पत्र संचालित थे, राजनीतिक चेतना में राजस्थान के किस किस समाचार पत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक टॉपिक बच रहा है हमारा ये, यानी कि हमारे 2 टॉपिक मुख्य रूप से बच रहे हैं। आधुनिक इतिहास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से अधिक क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।